he started. So I'll suggest to you कि आप लोग भी जैसे इतना जो आप में से गंभीरता के साथ में जुड़े हैं, एंड आई गेस आप जितने भी बैठे हैं यहाँ पर वो सब गंभीरता से ही जुड़े हैं। तो मतलब मैंने पर्सनली अपनी समझने की जर्नी में इस चीज को काफी इम्पोर्टेंट पाया कि अपने नोट्स बनते रहें। नोट्स हैंड रिटन भी बन सकते हैं और बनते भी हैं मेरे भी, और फिर कुछ चीजें जो है ना ऐसे कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में भी, वर्ड डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, और कभी मतलब जैसे कभी इंग्लिश का काम कर रहा हूँ इसका ट्रांसलेशन का, तो एक्सेल की शीट में हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन के वर्ड्स जो है वो चलते रहते हैं। जैसे अपने समझने में मैंने इसको पाया कि इट इज वेरी यूजफुल। आप में से भी जिसको ऐसा लगे अपने में, आप इस चीज को अपना सकते हैं। तो व्हाट आई सजेस्ट इज कि बेशक आप में से ही कोई इसको एक एक पढ़े। और मैंने किया क्या है, ये वाला जो पहला वाला है ये मानव व्यवहार दर्शन है, ठीक है। इसके कुछ आई डोंट नो 50-60 सूत्र होंगे जो मैंने कभी इकट्ठे करके 50-60 नहीं है, शायद 37 है, ठीक है। इसके बाद में दूसरी बुक ले ली कर्म दर्शन। कर्म दर्शन के भी कुछ ऐसे करके 59 के करीब सूत्र हैं। फिर अभ्यास दर्शन आ गया। ऐसे करते करते टोटल जो है ये जितना भी मैंने अभी तक कंप्लीट किया, इट रन्स इनटू सम 32 पेजेस। तो व्हाट डू यू सजेस्ट, व्यवहार दर्शन का ही करें या थोड़ा एक टेस्ट लेना हो तो बाकी की बुक्स में भी कैसी बात की हुई है तो सेकंड बुक का पढ़ना चाहते हैं, जैसा आप लोग कहें वैसा करें। मतलब आई यू नो आई एम टोटली फ्लेक्सिबल। Let's go to next book also. ठीक है, तो ये नेक्स्ट बुक जो है ना, जो हम जब मानव व्यवहार दर्शन पढ़ लेंगे तो उसके बाद में जो नेक्स्ट बुक आएगी ये आएगी कर्म दर्शन। तो व्हाट आई सजेस्ट इज कि आप में से ही कोई इसको पढ़े। और मैंने इसमें एडिशनली क्या कर रहा हूँ कि आई एम वर्किंग ऑन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑल्सो। तो जो सूत्र है इनके ऊपर भी प्रैक्टिस करता रहता हूँ साथ साथ कि भैया इनकी किस इंग्लिश बनानी हो तो कैसी बनेगी। तो आप इसको इंग्लिश को ऑथेंटिक ना माने, अभी दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। लेकिन हिंदी तो जो है वो बाबा जी की ही हिंदी है, तो वो सीधा कॉपी किया है और साथ में इंग्लिश जो है वो अपने अटेम्प्ट के साथ में कुछ कुछ चल रहा है। तो आप कोई पढ़िए इसमें से एक एक सूत्र को पढ़े और अपने में देखकर बताएं कि किस तरफ ध्यान जा रहा है और कैसा है। जी कौन पढ़ेंगे? रजत भाई आप पढ़ेंगे? थोड़े से सूत्र आप पढ़िए। जी जी। कर्म दर्शन पहला सूत्र है, मानव का कार्य क्षेत्र केवल प्राकृतिक सामाजिक एवं बौद्धिक है। ये फॉन्ट साइज ठीक है, थोड़ा बड़ा करो इससे। नहीं ठीक है सर, भैया ठीक। बाकी साथी भी बता दें, शालिनी दीदी, मंजीत भाई। हाँ जी ठीक है भैया, इट्स ओके। मंजीत भाई ठीक है ये फॉन्ट साइज के बड़ा करना है? ठीक है भैया, एकदम ठीक है भैया। ठीक है रजत भाई बढ़िए, आगे बढ़िए। संजीव भैया कितने मंजीत भाई गाड़ी चला रहे हैं जिससे मैंने बोल दिया। कितने संजीव भैया, हम इन सूत्रों को एक एक करके डिस्कस करेंगे या? हाँ एक एक करके करेंगे, एक एक करके करेंगे जी। तो पहला सूत्र है, मानव का कार्यक्षेत्र केवल प्राकृतिक सामाजिक एवं बौद्धिक है। अस्वीकार्य को स्वीकार करने का जो दबाव है, नहीं उसको बाद में देखेंगे, अब पहले वाले को ही देख लेते हैं, है ना? तो ठीक लग रही है बात? मानव का कार्यक्षेत्र केवल प्राकृतिक सामाजिक एवं बौद्धिक है, केवल इसके अलावा और क्या हो सकता है? आप बताओ। 3 चीजें। जी तो मतलब मेरे को ना ये सारी चीजें इतनी ऐसे मतलब लगता है कि कई बार के पढ़ने लगो तो बाबा जी ना कितने अच्छे से हमारा सिलेबस बना देते हैं जिंदगी का, है ना? तो
मतलब एक तो हमें नेचर के साथ में जो है और एक्टिविटीज आर देयर, क्योंकि हमें अपना शरीर बनाए रखने के लिए, अपनी फैमिली का शरीर बनाए रखने के लिए नेचर की जरूरत है ना। मतलब हमें खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, घर चाहिए, ऑल दैट कम फ्रॉम नेचर। तो नेचर बिकम्स अवर कार्य क्षेत्र। ठीक है। फिर सामाजिक है। सामाजिक मीन्स हमारा दूसरे मानवों के साथ में संबंध है, वो हम सब मिलजुल कर सोशल लेवल के ऊपर हम साथ साथ अच्छे से रह पाए, है ना। जितना हम अपने आसपास ये करप्शन, गरीबी, युद्ध, ये सब जो देखते हैं, सिर्फ वो उसका इतना ही मतलब है कि हम सामाजिक लेवल के ऊपर ठीक से नहीं जी पा रहे। और फिर तीसरा बताया बौद्धिक, कि अपनी बुद्धि के विकास करने के लिए अपना जो इंटेलेक्चुअल वाला समझने का, अंडरस्टैंडिंग का, अनुभव का, रियलाइजेशन का, समाधान का, ये वाला जो काम है ये करना है। तो पूरा शरीर यात्रा में जन्म से लेकर मृत्यु तक मानव का सिर्फ इन 3 कैटेगरीज में काम है, ऐसा मोटा मोटा सा इस सूत्र में कहा जा रहा है ना। और फिर मेरे को लग रहा है कि इसको सोच सकते हैं कि भैया ये पूरी बात हो गई या कोई चीजें रह गई हैं इसमें। अभी तो ठीक लग रहा है, लेकिन हम इसको अगर एक्स्ट्रापोलेट करना चाहें तो क्या ऐसा चीज है जो बचती है, जो जो इससे परे हो सकती है? सोचा जाए उसके ऊपर। और फिर मेरे को तो ये लगता है कि मैं उस सोचने के बाद में मैं जब पहुंचा तो लगा कि भैया नहीं है तो यही 3 चीज। और फिर ये भी लगता है कि जीना जो है वो ठीक से हो नहीं पा रहा। तो क्यों नहीं ठीक से हो पा रहा, तो वो भी इसी सेंटेंस में बड़ी अच्छे से पिन पॉइंट हो जाता है कि अगर हम नेचर के साथ में भी ठीक से नहीं जी पा रहे, अगर हम सोशल लेवल पे भी ठीक से नहीं जी पा रहे, तो मेन ये है कि हमने बौद्धिक लेवल पे काम नहीं किया। तो बाबा जी बार बार जो है ना वो कह क्या रहे हैं कि बौद्धिक पे काम हो जाएगा तो बाकी दोनों विल ऑटोमेटिकली फॉल इन प्लेस। अभी हम बौद्धिक को इग्नोर करके बाकी दोनों पे लगे हुए हैं, और वो जो है वो गाड़ी चल नहीं रही, चल क्या नहीं रही, एक्चुअल में गलत डायरेक्शन में जा रही। जी भैया। समझ के लेवल पे काम नहीं हुआ, इसलिए बाकी चीजों पे कमी रह गई है। हाँ, लेकिन आदमी ऐसा थोड़ी है कि कमी रह गई है तो काम नहीं करेगा। समझ पे काम नहीं हुआ है, फिर भी नेचर के साथ में तो आदमी काम कर ही रहा है, खेती तो कर ही रहा है, सड़कें तो बना ही रहा है ना। समाज लेकिन में भी अब कुछ ना कुछ चल धरती रहा को है। बीमार हाँ करके कर रहा है ना। हाँ, कर रहा है, एग्जैक्टली। तो बिना अब समझ के करता है तो गलती होती है, समझ के करेगा तो ठीक होगा। बस इतनी सी बात है। ठीक हो गया इतना। जी, दूसरा सूत्र है, अस्वीकार्य को स्वीकार करने का जो दबाव है वही वेदना है। तो काफी बार हम जैसे सुख की बात करते हैं तो यहाँ पर एक सेंटेंस है जिसमें बाबा जी ने दुख की भी बात की है। तो हम ना सुख की परिभाषा आदरणीय नागराज जी ने दी, स्वीकृति के भाव में जीना ही सुख है। तो उसी को जब हम रिवर्स करते हैं तो जो ओरिजिनली था स्वीकृति के भाव में जीना, मतलब जो मेरे को स्वीकृत है वैसा होता है तो मैं सुखी महसूस करता हूं, और जो मेरे को स्वीकृत है वैसा नहीं होता है और मजबूरी में मुझे जो अस्वीकृत है वो स्वीकार करना पड़ता है, तो उसे हम दुख के रूप में पहचानते हैं ना। मैं पॉल्यूशन नहीं चाहता, लेकिन पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूशन मेरे लिए अस्वीकृत है, लेकिन अब दबाव तो है ही, अभी क्या करूंगा, कुछ किया नहीं जा सकता। ठीक है। धरती बीमार हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अभी स्वीकार करना पड़ रहा है, हम स्वीकार करना नहीं चाहते, है ना। घरों में संबंधों में ठीक से नहीं जी पाते हैं तो भी यही लगता है कि भैया क्या किया जाए, ऐसा ही है ना। तो वो अस्वीकार्य है, स्वीकार्य नहीं है नेचुरल रूप में, लेकिन अस्वीकार्य है, लेकिन उसको जो मजबूरी में स्वीकार करना पड़ता है वही दुख है।
तो बातें मेरे को लगता है कि काफी बार हमें सुन के काफी सिंपल भी लग सकती हैं, लेकिन लेकिन मेरे को लगता है कि गहरी बात होती है। और सूत्र का मतलब ही ये है, बाबा जी ने सूत्र की परिभाषा दी है कि कम शब्दों में किसी नियम को रख देना, इसको सूत्र कह रहे हैं। तो ये 10 शब्दों में एक बड़ा अच्छे से नियम आ गया, दुख है क्या। ठीक लग रहा है ये? जी भैया। मैं जॉब करता था, मैं बड़े अच्छे से देख पाता था कि जिस माहौल में मैं काम कर रहा हूं, मैं उस माहौल में काम नहीं करना चाहता। आपने भी कभी ऐसा महसूस किया रजत भाई? लेकिन जी करें क्या, करें क्या, तो करना पड़ रहा है। तो वो जो मजबूरी वाली बात आ जाती है भाई, और मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, और जिस ऑप्शन को मैं कंसिडर करके डेलिब्रेट करके फाइनली एक्सेप्ट करता हूँ, वो भी मुझे स्वीकार तो नहीं थी, लेकिन दिस इज दी आउट ऑफ मेनी ऑप्शंस, ये जो है ये सबसे कम दुखदाई है, तो उसको हम स्वीकार कर देते हैं। लेकिन है तो अभी भी वो दुखदाई है। जितना हम इस चीज को पहचान पाते हैं, है ना, तो बेचा किसी भी लेवल पे हो। वो जो स्वीकृति है, वो स्वीकृति किसी के लिए गलत काम करना सहज है और किसी के लिए गलत काम करना सहज नहीं है। तो जो स्वीकृतियां हमारी बन भी रही हैं, वो क्या हमारे पूर्व संस्कार के ऊपर है या फिर हमारे एक्सपोजर के ऊपर है? तो ये तो बाबा जी ने बोला ही है भैया कि 3 चीजें जो है ना, वो मतलब एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स काम करती हैं कि हमारे नए संस्कार बनने के लिए पुराने संस्कार प्लस वातावरण प्लस अध्ययन के प्रति हमारी प्रवृत्ति या रुचि। ठीक है, तो अभी पूर्व संस्कार तो जैसे भी जिसके हैं, है ना, हमने अपने आप को अच्छा आदमी माना, तो हम ये भी देखते हैं कि ठीक है भाई, हमारे में कुछ संस्कार हैं। लेकिन जब हम वातावरण को देखने जाते हैं, तो वातावरण तो सबके लिए ही ऐसा लगता है कि भैया खराब सा ही है। ठीक है, तो वातावरण का जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होने की संभावना थी, जो व्यवस्था की तरफ से काम होने वाला था, वो अभी तक मानव जाति के इतिहास में नहीं हुआ है। ठीक है, तो जिसके कम संस्कार है, संस्कार वाला पक्ष जो है वो कमजोर है, उसको भी हम जो 20 साल की एजुकेशन देते हैं, और उसके बाद में भी वो जिस माहौल में हर व्यक्ति रहता है, उस माहौल में अगर अच्छेपन को एनकरेजमेंट मिलती है और अच्छेपन वाला आदमी, अच्छे संस्कार वाला आदमी खुश दिखता है, तो ये जो कमजोर संस्कार वाले लोग हैं, इनकी भी अपने आप जो है टेंडेंसी बनेगी अच्छे संस्कार की तरफ आने की। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि जिनके अच्छे संस्कार है वो भी दुखी दिख रहे हैं, है ना, और जो इनके अलावा है वो भी मतलब जैसे भी हो, दुखी हो या जो भी है। तो फिर डिस्टिंक्शन नहीं बनती कि मैं अच्छे काम करूं क्यों, अच्छा काम है क्या। तो बेसिकली यहाँ पर जो अच्छा काम या संस्कार की बात कर रहे हैं, मैं अच्छा हूं, यह स्वीकार करके मैं खुद को सुखी महसूस करता हूं, इस तरफ ध्यान जाने की जरूरत है। अभी हमारा सारा का सारा ऑथेंटिकेशन, सर्टिफिकेशन ना, वो बाहर से आने की तरफ हमारा लगा रहता है ना? तो मेरे संस्कार अच्छे हैं, ये मेरे लिए सुख का कारण है, इसकी तरफ हमारा ध्यान जाए। और क्योंकि ये बात जब ठीक लगेगी, तो बाकियों का भी ध्यान जाएगा, तो व्यवस्था बनेगी। जी भैया, किसी और का कोई प्रश्न या आगे बढ़े? तो तीसरा सूत्र है, संपूर्ण शब्द शक्तियों का सद्व्यय ज्ञान कारक एवं अपव्यय अज्ञान कारक है। कैसा लग रहा है? शब्द शक्तियों का मतलब जो हम भाषा का प्रयोग करते हैं उससे है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
हम भी जो एक दूसरे के साथ में ये 1.5 घंटा बैठते हैं तो ये भी शब्द शक्तियों का ही जो है वो को ही हम लगा रहे हैं बेसिकली। जी भैया। ये भी मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि भैया आदमी बेशक ठीक से जी रहा हो या ठीक से ना जी रहा हो, सुबह से शाम तक बातचीत तो करता ही है, इसमें तो कोई जी डाउट वाली बात नहीं है ना। जो जिसको हम कह रहे हैं जिसका संस्कार खराब है वो भी बातचीत कर रहा है, जिसका संस्कार ठीक है वो भी बातचीत कर रहा है। तो हम्म। तो अभी यहाँ पर बाबा जी क्या कह रहे हैं कि जो बातचीत कर रहे हैं उस बातचीत का कंटेंट क्या है ना। तो अब बातचीत करना भी एक एफर्ट है, एक एनर्जी है, तो उसका सदव्यय मतलब व्हेन राइटली यूटिलाइज्ड, है ना। तो इट ये जो लैंग्वेज है, जो शब्द है, दे लीड टू नॉलेज। जैसा कि हम अपने में कुछ कुछ महसूस कर पाते हैं, है ना, जैसे हम यहाँ पर 1.5 घंटा बैठते हैं, या आप अदरवाइज किसी और फिलॉसफी को भी सुनते हो और अपने इनिशिएटिव पे सुनते हो, और अगर आपको लगता है कि भैया कोई काम की चीज मिल रही है, तो वो जो काम की चीज है वो नॉलेज ही है ना। तो नॉलेज को सिर्फ ऐसा नहीं कह रहा कि सिर्फ बातें ही करनी है। देखो किसी को कोई स्किल सिखाते हैं तो वो भी भाषा के माध्यम से ही सिखाते हैं। जैसे जैसे कि घर में बच्चे को ड्राइविंग सिखाओ, बच्चे को पढ़ना लिखना सिखाओ, कोई किसान का बेटा है वो अपने बच्चे को किसानी सिखाएगा, खेती सिखाएगा, तो उस सब में भी भाषा ही लग रही है। तो खेती का ज्ञान देना, ड्राइविंग का ज्ञान देना, कुकिंग का ज्ञान देना, मैथमेटिक्स का ज्ञान देना, ये सब कुछ हो तो भाषा के माध्यम से ही रहा है ना। जी जी भैया। है ना। तो वो ज्ञान की तरफ लेकर जा रहा है, तो शब्द शक्तियों का सद्व्यय हो रहा है, दे आर बीइंग राइटली यूटिलाइज्ड। और अगर ज्ञान की तरफ नहीं लेकर जा रहा है, तो मेरे को मतलब ये बड़ा अच्छा लगा एक पॉइंटर की तरह से, कि हम सब लोगों के लिए बड़े अच्छे से ये एक ध्यान जाने की बात हो जाती है कि सुबह से शाम तक हम ज्ञान बढ़ाने के लिए कितनी बात हो पा रही है हमारे आसपास, हमारे घरों में, हमारे फ्रेंड्स के साथ में जो हमारी बातचीत होती है ना, वो उसमें कितनी बातचीत जो हो रही है वो ज्ञान की तरफ हो रही है, और कितनी जो हो रही है वो ज्ञान की तरफ नहीं हो रही। और ज्ञान की तरफ नहीं हो रही तो फिर क्यों हो रही है, ये अपने में एक सवाल उठता है। उसका हर आदमी अपने में जांच सकता है, वेरीफाई कर सकता है कि फिर कर क्या रहे हैं सुबह से शाम तक जो बातचीत हो रही है। तो मतलब यहाँ पे जो सेंटेंस में लिखा, अदरवाइज अपव्यय है, अज्ञान कारक है, मतलब अदरवाइज कीप्स इन इग्नोरेंस। तो इग्नोरेंस में ही सारी जिंदगी निकल गई, खाना पीना खूब किया, बातें खूब की, लेकिन इग्नोरेंस रही, या मैक्सिमम जो ज्ञान आया वो जड़ संसार का ज्ञान आया। जो हमारे रोजमर्रा में जो हम शब्द बोलते हैं या जो भी भाषा बोल रहे हैं, वो हमारे विचारों में जो चीजें चल रही होती हैं उसका ही कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन होता है। और दूसरा कि हम जनरली देखा गया है कि गॉसिपिंग को बहुत एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर उसका भी मैं समझता हूँ कि उसका भी वो भी समीक्षा एक तरीके का हाँ, उसका भी क्रिटिक हो गया मतलब। हाँ। है ना। तो गॉसिप करके भी अगर जो लोग गॉसिप कर रहे हैं वो समझदार हो जाए तो भी ठीक है, लेकिन लोगों ने जिंदगी भर गॉसिपिंग भी की और फिर भी समझदार भी नहीं हो, ऐसा भी भरपूर मात्रा में दिखता है। बेसिकली भैया संवाद नहीं हो रहे ना घर में, ये है बिल्कुल, गपशप हो रही है। तो सोम भैया शिविर में रखते ही हैं इस बात को, हम लोगों ने सबने किए हैं सोम भैया के शिविर, रजत बाई ने नहीं किए हैं, तो इनके बेनिफिट के लिए वो सेंटेंस बता देते हैं। तो सोम भैया कहते हैं कि भाषा दो तरह की होती है, जीने की भाषा और जिंदा रहने की भाषा।
तो जिंदा रहने की भाषा का मतलब है कि शरीर बना रहे, शरीर को तो जिंदा रखना ही है ना। हम अपना शरीर भी जिंदा रखना है, अपने फैमिली मेंबर्स का भी शरीर जिंदा रखना है, और जो भी पूरे सोसाइटी में है, सरकारों ने भी उनके शरीर को जिंदा रखने की जिम्मेदारी कम से कम घोषित रूप में तो स्वीकार की हुई है। कर पाए जितना भी वो अलग बात है। तो जिंदा रखने की भाषा हमारे पास में है। तो सुबह से शाम तक ये देखा जाए कि हमारी कितनी भाषा जिंदा रहने की भाषा है ना, शरीर मूलक भाषा है। और शरीर के साथ में वो 4.5 क्रिया तो मिली हुई है ना, प्रिय हित लाभ वाला। तो 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 जिंदा रहने की भाषा ये हो गई। और फिर जो ज्ञान वाली भाषा है, वो समझ वाली भाषा है, वो उससे अलग है ना। तो अगर बातचीत में समझ वाला भी कंटेंट होता और उसका रिजल्ट आ रहा होता और ऐसा लंबे समय से चल रहा होता, तो हमें अपने आसपास बहुत सारे लोग काफी समझदार मिलते। हमारे अंदर से हमको सेंस आता है ऐसा कि भाई हाँ, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ वाइज पीपल। अभी तो अभी तो काफी दिक्कत होती है ऐसा कहते हैं। तो वो ज्ञान वाली भाषा पे भी हमारा अधिकार नहीं बना। तो ये जो हम ये पूरा का पूरा मध्यस्थ दर्शन देखते हैं, मतलब मैंने भैया इसको बड़ी क्लियरली देखा। मेरे को 2 साल जो है वो इस चीज को स्वीकार करने में लगे कि भैया इस भाषा को अपनाए बिना बात नहीं हो पाती अपनों से ना। क्योंकि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, कह नहीं पाता हूँ। तो कह नहीं पाता हूँ क्योंकि मुझे वो भाषा ही नहीं आती। मेरे अंदर कुछ फीलिंग तो है, कुछ हल्का फुल्का इंट्यूशन तो है, लेकिन उसको एक प्रॉपरली कन्वे कम्युनिकेट करने के लिए जो एक कमांड और लैंग्वेज चाहिए, वो हमारे पास में नहीं है। तो शुरू का कुछ समय जो है ना, फर्स्ट रीडिंग तो इस विश्वास को बनाने में लगती है कि हाँ भैया, जो बात मैं करना चाहता हूँ, यहाँ पर उस पूरी की पूरी बात की वोकेबलरी है। उसी वोकेबलरी के माध्यम से हमने जिनसे समझा वो हमको समझा पाए। और हम आपसे बात कर रहे हैं तो आपको भी कुछ कुछ लगता है कि आप तक बात सब पहुंच रही है। तो एक बार ये वाला माइलस्टोन अचीव हो जाता है, ऐसा लगता है कि भाई हाँ, तो फिर एक्चुअल में हम समझने का काम शुरू करते हैं, है ना। अभी अभी ये शुरू का टाइम जो रहता है 1 आध साल, वो तो इवेल्युएशन में लग रहा होता है, वो तो जांचने में लग रहा होता है। चलो देखते तो हैं कि बात हो क्या रही है, थोड़ा सा इसको सुनते हैं, फिर देखेंगे क्या है। तो एक बार वो वाला माइलस्टोन क्रॉस होता है, फिर आदमी पूरा का पूरा अपने को कमिट कर पाता है कि हाँ भैया, अब इसके बिना काम जो है वो चलने वाला नहीं है। तो फिर सीखेंगे पूरी की पूरी भाषा, तभी बात कर पाएंगे। तो ये शब्द शक्तियां जो है, उनका सदुपयोग करने के लिए वो शब्द शक्ति अपने पास में पहले होनी चाहिए। नहीं तो जिंदा रहने वाली भाषा है, वो तो हम यूज कर ही रहे हैं भैया। खाना क्या है, बेड कौन सा चाहिए, है ना, कुर्सी कौन सी चाहिए, गाड़ी कौन सी चाहिए, ये सब तो हो ही रहा है। उसका भी अपना योगदान है। हाँ जो हाँ इंस्ट्रक्शंस जो भैया, इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, उनका भी है। जिंदा भी रहना ही है, लेकिन जिंदा रहना आवश्यक तो है, जिंदा रहना पर्याप्त नहीं है। मैं सिर्फ जिंदा ही हूं, इससे आई विल नॉट बिकम हैप्पी, है ना। ये बाबा जी ने बड़े अच्छे से एक सूत्र बताया, शायद यहाँ पर कहीं आएगा भी, कि पशुओं के लिए जिंदा रहना आवश्यक भी है और पर्याप्त भी है। हम पशुओं को देखें ना, पशु जिंदा है, खाने पीने को मिल रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं है। मानव के लिए जिंदा रहना आवश्यक तो है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। हमारे जैसे सारे लोग भैया जो इन सेशंस में आते हैं, हम जिंदा तो है ही, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है ना। और हमारा जिंदा रहना मोर और लेस एश्योर्ड भी है, खाना पीना चलता ही रहेगा, ऐसा भी कुछ हमको ज्यादा चिंता नहीं लगती है, ठीक। लेकिन वो पर्याप्त नहीं लगता है। देयर इज समथिंग मोर इन लाइफ देन दिस, ये एक फीलिंग आती है। वो मोर क्या है, वो पूरी तरह से पकड़ में नहीं आता। तो यहाँ पर पूरा कंटेंट हमको जो है वो वाला मिल रहा है, बता भी रहे हैं कि वो मोर क्या है। ठीक चल रहा है शालिनी दीदी? मंजीत भाई ठीक चल रहा है? जी भैया। ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं। चौथा सूत्र यहाँ पर जो है, जो जिसका अपव्यय करता है वह उससे वंचित हो जाता है। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एग्जाम्पल देके बताएं कुछ। पानी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। पानी को अगर आप अपव्यय करेंगे तो आप वंचित हो जाएंगे। वंचित और हो भी रहे हैं। मतलब एक्चुअल में तो आजकल जो है वो काफी एनवायरनमेंट से रिलेटेड लोग जो बातें कर रहे हैं तो बताते ही हैं कि दुनिया में जब थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो किसके लिए होगा? पानी के लिए। पानी के लिए होगा। तो पानी जैसी चीज जो इतिहास में ऐसा नहीं लगा कभी कोई प्रॉब्लम है, अभी मानव ने इतना विकास कर लिया और विकास करके विकास का क्या उसका एक साइड इफेक्ट आ रहा है कि भैया पानी का ही इतना मिसयूज हो गया कि पानी ही खत्म हो रहा है, तो वर्ल्ड वॉर होने लगा है पानी के लिए। ऐसा भी लोगों को कुछ सेंस आ रही है ना। हम लोगों ने इवन एयर का भी, पूरा का पूरा जो एनवायरनमेंट है उसको भी हमने काफी मिसयूज किया है, मिसयूज किया है, तो वी आर लूजिंग दैट, वेरी क्लियर। जी भैया, नेक्स्ट सूत्र है, भ्रमित अवस्था में मनुष्य कर्म करते समय स्वतंत्र एवं फल भोगते समय परतंत्र है। जागृत मानव कर्म करते समय तथा फल भोगते समय स्वतंत्र है। ये काफी बार मानव व्यवहार दर्शन में भी ये वाला सूत्र आया है, और मतलब इसके ऊपर मेरे को लग रहा है कि मतलब मेरे को तो जितना बोलना था मैं पहले ही बोल चुका हूँ। जब भी ये आता है तो कुछ नया नहीं है मेरे को कहने के लिए। इस पे मनन किया जाए, सोचा जाए। इसके बारे में पहले भी काफी बात हो चुकी है और सोचा जाए इस पे और भी। जी भैया, ये छठा वाला भी काफी इंटरेस्टिंग है। जागृत अवस्था में समझकर करने वाली परंपरा रहेगी तथा भ्रमित अवस्था में करके समझने वाली परंपरा रहेगी। समझकर करने वाली परंपरा व करके समझने वाली परंपरा। जी भैया, ये भी थोड़ा क्लियर है। तो अभी अभी हम लोग जब मध्यस्थ दर्शन को समझ रहे हैं तो बेसिकली कर क्या रहे हैं, जो बाबा जी भी रिकमेंड कर रहे हैं कि दिस इज द राइट प्रोसेस, कि पहले समझो फिर भागीदारी की जाए। तो समझ कर भागीदारी की जाएगी तो उसका रिजल्ट ठीक आएगा। अदरवाइज आदमी बिना समझे हुए भी कुछ ना कुछ करता ही रहता है। और एक काफी सारी एक ना नॉर्मल, अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखो तो ऐसी भाषा भी सुनने में आई जाती है कि करके देख लेंगे क्या होता है, राइट। तो वो मतलब करके देखते हैं, जैसा रिजल्ट आएगा रिजल्ट से सीखेंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जागृत मानव जो है वो जागृत मानव रिजल्ट को देख पाता है, उसकी क्लैरिटी है कि रिजल्ट क्या आएगा, तो उसको अस्वीकार्य रिजल्ट वाले रास्ते पे वो जाता ही नहीं है ना। जो भ्रमित अवस्था है, भ्रमित अवस्था में अभी वो क्लैरिटी नहीं है, तो आउटकम क्या होगा इसकी भी क्लैरिटी जी। है। तो मतलब वो ये इन सबको मतलब मैंने जब नोट किया भैया, बिल्कुल मैं तो देख पाता हूँ इसको कि हम सब पेरेंट्स भी हैं और हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो मतलब वो तो इन सब में ना कहीं पर अपनी जिंदगी से, अपनी फैमिली से, अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई चीजें लगी, तो मैंने इनको कंपाइल किया इन सब सूत्रों को। तो मतलब इससे निकल के आएगा हमारे बच्चे जब बड़े हों तो उनका समझने वाला काम जो है ना 20-25 साल तक जितना हम पूरा कर पाए उतना हम एज पेरेंट्स सफल हो पाए, है ना। और क्योंकि क्योंकि इसको मैं बड़ी क्लियरली अपने में देख पाता हूं भैया कि हम लोग एक अच्छे संस्कार वाले लोग थे, लेकिन फिर भी हमको जब सही बिल्कुल वो बात हमारे सामने नहीं रखी गई, जब हम बड़े हो रहे थे इन स्टूडेंट लाइफ एंड इन द अर्ली इयर्स ऑफ आवर वर्किंग लाइफ, मैरिड लाइफ, तो हमने काफी सारी चीजें जो है ना वो
करके ही समझी कि चलो भैया ये करके देखते हैं, देखेंगे, मतलब जो भी होगा फिर उससे समझेंगे टाइप का, वो ऐसे समझ में आया नहीं मतलब पूरी तरह से। तो यहाँ पर बाबा जी बड़ी क्लियरली कह रहे हैं कि भैया पहले समझ लिया जाए, है ना, फिर उसके बाद में जब करने जाएंगे फिर कुछ सही गलत होगा, फिर वो एक साइक्लिक प्रोसेस होगा, लेकिन समझने वाले काम पे पहले फोकस किया जाए। समझने वाले काम को बिल्कुल पेंडिंग में रख के जो है ना वो जिंदगी चलाना ठीक नहीं है। मतलब ये मेरे को एज पेरेंट्स जो है ना वो अपने आप में बड़ी जिम्मेदारी की तरफ इशारा ये वाला सूत्र जो है ये करता है। जी। और इस पर थोड़ा सा अगर मैं ऐड करूं तो यहाँ पर मैंने ये भी देखा है कि मोस्ट ऑफ द पढ़ाई जो है हमारी, वो जॉब को लेने में या जॉब को जल्दी से जल्दी लेने में होती है, उसकी तैयारी जो होती है। जीवन कैसे जिया जाएगा उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं रहता, और जनरली कोशिश भी हम करते हैं कि जल्दी जल्दी पढ़ाई खत्म करें और जॉब में आ जाएं। जब हम लोग मतलब जब मैं रुड़की में था तो तब भी हम मतलब मेरे अंदर ये वो उत्कंठा थी कि कैसे ही कोर्स खत्म होगा, और मतलब हमारी प्रायोरिटी में था कि जब सबसे पहले कैंपस सिलेक्शन हो जाए। जबकि वहीं पर जो हमारे अध्यापक थे, जो जो प्रोफेसर्स थे, समहाउ वो दबे स्वर में हमको इस बात का मोटिवेशन दिया करते थे कि भाई आप लोग रिसर्च परस्यू क्यों नहीं, मतलब आप लोग आप रिसर्च भी परस्यू करें। और इस बात को हम नहीं समझ पाए कि हमें लगता था कि उनका अपना कोई हिडन एजेंडा है, उनको रिसर्च स्कॉलर चाहिए, इसलिए वो हमको मोटिवेट कर रहे हैं। लेकिन बाद में मुझे ऐसा फील हुआ कि perhaps I could have actually pursued towards research, towards PhD, और उसमें मुझे ज्यादा ज्ञान मिलता, ज्ञान प्राप्ति होती और ज्यादा संतुष्टि मिलती, rather than कि मैं जॉब में आ गया तुरंत। वो अपने में ठीक है भैया, मतलब इसको ना बस इतना देख लिया जाए कि आपने रिसर्च नहीं की, लेकिन आपके आसपास बहुत किसी किसी साथी ने रिसर्च की भी होगी, कम से कम आपके प्रोफेसर जो थे वो तो रिसर्च करके ही आए थे। जी। जिन लोगों ने रिसर्च कर ली, क्या वो बहुत अच्छे से जी पा रहे हैं संबंधों में या समाज में? मैं एक एग्जांपल के तौर पर रखा कि ज्ञान जो है, तो वो जो भैया जो कॉलेज में मिलने वाला अभी तक का ज्ञान है ना, वो ये नौकरी और प्लेसमेंट और पैकेज इसकी तरफ ही लेकर जाता है। मतलब आपने बीटेक कर लिया और उसके बाद में आपका एक प्लेसमेंट हो गया, वो एक तरह का हो गया, तो आपको शायद प्रोफेसर ये कह रहे हैं कि भैया आप थोड़ा सा और 2-4 साल लगा लो, एंड देन प्रोबेबली आपकी लाइफ में ये वाला जो प्रोफेशन वाला पार्ट है, दिस विल बी मोर फुलफिलिंग। सिर्फ इतना ही कह रहे हैं, लेकिन जिंदगी सिर्फ प्रोफेशन नहीं है, है ना। हमारे हमारे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भैया जितना हम इस चीज को क्लोजली देखते हैं, हमारी हमारी प्रॉब्लम्स प्रोफेशनल फ्रंट पे ज्यादा है या पर्सनल फ्रंट पे ज्यादा है, रिलेशनशिप फ्रंट पे ज्यादा है? पर्सनल फ्रंट पे ज्यादा है। पर्सनल फ्रंट पे ज्यादा है, बिल्कुल। और हमारा ध्यान सारा का सारा, ऐसा लगता है कि ज्ञान सारा का सारा प्रोफेशनल नॉलेज में है। तो बाबा जी जो है इसी चीज को जो है वो ध्यान दिला रहे हैं बेसिकली, पूरा का पूरा बार बार मध्यस्थ दर्शन में। तो प्रोफेशनल नॉलेज भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कह रहे कि प्रोफेशनल नॉलेज नहीं होनी चाहिए भैया। प्रोफेशनल नॉलेज से ही जो है हम नेचर के साथ में काम कर पाएंगे, प्रोफेशनल नॉलेज से ही हमको जीने के लिए जो चीजें चाहिए, हमें लैपटॉप चाहिए जिसके माध्यम से मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, हम सब साथ ही जुड़े हुए हैं, है ना, मेरे को एक चश्मा चाहिए, ये सारा कोई ना कोई प्रोफेशनल इन पे काम कर रहे हैं, तो हम जो है ये सारे काम कर पा रहे हैं। लेकिन ये सब है किस लिए? ये इवेंचुअली सब है भैया, ये बौद्धिक वाला जो पार्ट था ना, जो हमने पहले सूत्र में देखा, यही था, है ना। तो ये वाला अगर छूट गया तो प्रोफेशनल जो है वो तो सारा का सारा हमारे को सिर्फ प्राकृतिक क्षेत्र पे ही लेके जाता है भैया। लैब में बैठ के मटेरियल से कितना ज्यादा से ज्यादा काम करवा सकते, मटेरियल तो कर लेगा काम, आदमी नहीं कर रहा काम ठीक से। वो आदमी वाला काम जो है वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे, वो बौद्धिक लेवल पे, जी भैया, है ना। तो मेनली भैया घूम फिर के क्या आ रहा है कि मानव सिर्फ शरीर नहीं है,
है ना। हम जैसे एक दूसरे शब्द भी यूज करते हैं, वो भी मध्यस्थ दर्शन में काफी है कि मानव को सुख सुविधाएं चाहिए। तो सुख भी चाहिए, सुविधा भी चाहिए। तो सुविधा वाला पार्ट जो है ना, वो नेचर से आता है। तो जितना हमारा प्रोफेशनल वाला काम है, जितना हमारा जॉब वाला काम है, जितना हमारा सैलरी और पैकेज वाला काम है, उससे हमें सुविधा मिलती है, इतने तक ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ सुविधा चाहिए थी या सुख सुविधा चाहिए था? हमें तो सुख सुविधा चाहिए था। ठीक है। तो वो तो वो सुख क्या था? सुविधा और सुख अलग अलग चीज है। जब मैं तो अपने पे हंसता था भैया, सच बात बताऊं, मुझे लगा मैं 50 साल का हो गया भैया। 50 साल का हो गया, आदमी को सुख और सुविधा का अंतर ना बताया हो पूरी की पूरी परंपरा ने। कितना चीटिंग हुई हमारे साथ। हम अच्छे से इंजीनियरिंग पढ़े, अच्छे से सीनियर पोजीशंस पे रहे, है ना, हमें अपने पे काफी गर्व था कि हम तो अच्छे संस्कार वाले हैं, है ना। जब मध्यस्थ दर्शन में जब परिचय शिविर करने आए और सुख सुविधा पे बात हुई, तो मैं बड़ी क्लियरली देख पाया कि भैया मेरी क्लियरिटी नहीं थी। ये दोनों कुछ कुछ अलग है, ऐसा भासाभास होता था, लेकिन स्पष्टता नहीं थी ना। तो जितनी हम ये अपनी स्पष्टता अपने में बना पाए और ऐसा देख पाए कि हाँ भैया, सुविधा भी चाहिए, सुख भी चाहिए। सुविधा शरीर के लिए चाहिए, सुख जीवन को चाहिए। मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। शरीर की भी आवश्यकता पूरी होनी है, जीवन की भी आवश्यकता पूरी होनी है। होनी है मतलब हम ही ने करनी है। तो शरीर के लिए सुविधा, जीवन के लिए सुख। हमें देर उम्र में आके पता चला, क्या हमारे बच्चों को जल्दी पता चल जाए तो उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा, है ना। अच्छा। हाँ, तो हम उनको उनके साथ में एज ए पेरेंट न्याय तभी कर पाएंगे जब हम अपनी स्पष्टताएं ये बना पाएंगे। और फिर सुबह से शाम तक हम भी कोशिश ये करेंगे। फिर ये तीसरा सूत्र काम आता है, संपूर्ण शब्द शक्तियों का सद्व्यय ज्ञान कारक है। तो हम अपने अपब्रिंगिंग में भी, बच्चे के साथ में भी, भाई बहनों के साथ में भी बात करते हुए हर क्षण हर पल हमारा ध्यान इस तरफ लगा रहता है कि भैया जो मैं ये बात कर रहा हूं, ये जो है शब्द शक्तियों का सद्व्यय हो रहा है या कुछ और हो। ठीक हो गया? जी भैया। शालिनी दीदी, मंजीत भाई, आप लोग चुप है? सब ठीक चल रहा है? नहीं भैया, बिल्कुल बराबर है। इतना समय वेस्ट ना जाए किसी का भी, यही बिल्कुल। अपनी प्रयास है। मानव खड़ा हाँ, करने का काम है बस। बिल्कुल पहले बिल्कुल। खुद खड़े हो जाएं और फिर दूसरों को खड़ा करें। हाँ, बस बस, है ना। और दूसरों को भी, मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम मतलब बिल्कुल समाज सेवा के लिए कर लिए, ये सीधा अपने घर पे भी अप्लाई होता है दीदी। मतलब वो लाइक अपने बच्चों को नहीं भी नहीं, हम ठीक। समाज सेवा नहीं भैया, हाँ। अपने आचरण से घर वाले लाइफ पे हाँ, असर आ जाए तो बहुत बस बढ़िया। अपने पे काम करेंगे तो परिवार तक फैलेगा, परिवार तक काम करेंगे तो परिवार के बाहर भी फैलेगा। यही इसका एविडेंस भी है कि समझ आ रहा है। जो बाबा जी बार बार प्रमाण की बात करते हैं ना, वो जीवन क्रिया है। जीवन क्रिया में 10 क्रिया है, उसको बार बार देखा जाए, उसमें एक प्रमाणिकता की भी बात आती है, प्रमाण की बात आती है, वो एविडेंस है। तो आदमी समझा है, इसका एविडेंस भी तो कुछ होगा। तो बाबा जी उस एविडेंस को भी बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंस दिया है कि समझने का एविडेंस ही ये है कि मैं समझा पा रहा हूं। नहीं तो मैं समझ तो गया हूं लेकिन समझा नहीं पा रहा, ये जो है ना काफी अधूरी सी बात है। समझा नहीं पा रहा तो भैया पता नहीं समझ में भी क्या आया, ऐसा भी भाषा बन सकती है। ठीक है, आगे बढ़े। जी भैया। शालिनी जी, आप कुछ सूत्र पढ़ के आप अपनी तरफ से बात रखना चाहते हैं, या रजत भाई जैसे चला रहे हैं वैसे चलता रहे? बिल्कुल बढ़िया है भैया, एकदम बढ़िया कर रहे हैं वो। ठीक है। धन्यवाद शालिनी दीदी। 7वां सूत्र है, सामाजिकता बौद्धिकता एवं भौतिकता का संयुक्त रूप है। बौद्धिक क्षमता के नियंत्रण में भौतिकता है, क्योंकि विचार के अभाव में उत्पादन व व्यवहार सिद्ध नहीं होता।
ठीक है, तो ये जो है, ये जो पहला वाला सूत्र तभी हमने पढ़ा था ना, उसी से ही कुछ कुछ लिंक हो रहा है, शब्द वही आ रहे हैं जैसे मिलते जुलते से। प्राकृतिक, सामाजिक और बौद्धिक, इतना ही मानव का कार्य क्षेत्र है। तो अभी प्राकृतिक तो भौतिकता लिख दिया, बाकी दोनों शब्द वही है ना। तो प्रकृति से सुविधा मिलती है, उसी को भौतिकता कह रहे हैं। तो इसको पढ़िए और देखिए भैया क्या समझ आ रहा है, आप बताइए, फिर मैं भी रखूंगा। रजत भाई, आप मतलब अपना इसमें थोड़ा सा क्या जी क्लियर हो रहा है? थोड़ा सा क्लिष्ट है, क्योंकि पहला जो सेंटेंस है, सामाजिकता भौतिकता बौद्धिकता एवं भौतिकता का संयुक्त रूप है। हाँ, तो इसको तो मैथमेटिकली लिखिए, सामाजिकता इज इक्वल टू बौद्धिकता प्लस भौतिकता। ओके। अब ठीक हो गया? हम्म सामाजिकता के अंदर बौद्धिकता एवं भौतिकता, ये दोनों चीजें संयुक्त हैं, बिल्कुल इस पर ध्यान दिया जा रहा है। बिल्कुल। और तो हम, बौद्धिक, हाँ जी, बढ़िए, आगे बढ़िए। बौद्धिक क्षमता के नियंत्रण में भौतिकता है, क्योंकि विचार के अभाव में उत्पादन व व्यवहार सिद्ध नहीं होता। तो यहाँ पर बौद्धिक जो है, जो विचार हैं, उनको ऊपर रखा गया है। उसको बिल्कुल, जी। और वहां से जो है, वहां से सामाजिकता की तरफ ले जाया जा रहा है, हाँ मतलब लेकिन अभी भी बौद्धिक, हाँ क्लियर नहीं। बौद्धिकता को जो है वो भौतिकता से सुपीरियर लेवल पे रखा है, हायर पोजीशन पे रखा है ना। और बड़ा हम्म, उसका लॉजिक भी बता रहे हैं क्यों रखा है। क्योंकि विचार से ही उत्पादन और व्यवहार होता है, अगर विचार ना हो तो उत्पादन नहीं हो सकता, जी। है ना। मतलब जैसे एक एक मृतक को ले ले, एक डेड व्यक्ति को ले ले, तो मतलब उसमें कोई विचार नहीं रहता, तो कोई उत्पादन भी नहीं कर सकता, कोई व्यवहार भी नहीं कर सकता। तो विचार से ही शरीर चलता है और शरीर से फिर उत्पादन होता है ना। विचार की हम्म एब्सेंस में नहीं चलता है। तो बौद्धिक क्षमता के नियंत्रण में भौतिकता है, हम्म ठीक है। और जो सामाजिकता है वो क्या हो गया, अब सामाजिकता को बोल दिया बौद्धिकता प्लस भौतिकता। तो इसमें जीवन की तरफ भी ध्यान देना है और शरीर की तरफ भी ध्यान देना है, यही सामाजिकता है। हम्म तो तो बेसिकली मतलब इसको मोटा मोटा सा अगर हम देखें, तो जितने हम अखंड समाज की बात कर रहे हैं, तो अखंड समाज का मतलब क्या है कि सब परिवारों की, सब व्यक्तियों की भौतिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो जाए और जीवन की आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो हम्म जाए। तो अभी ये जीवन की आवश्यकताओं की तरफ ना ध्यान ही नहीं है। तो सुविधाएं इकट्ठा कर रहे हैं, तो सारा का सारा परिवारों में भी कार्यक्रम और समाज में भी कार्यक्रम जो है ये भौतिकता की तरफ ही चल रहा है, ठीक है। तो तो मेरी कुछ भावात्मक आवश्यकताएं हैं, मेरी कुछ समझ की आवश्यकताएं हैं, मैं किसी इवेंचुअल स्टेट ऑफ बीइंग तक पहुंचना चाहता हूं, मुझे, मेरी ये चाहना है कि मुझे हमेशा अच्छा लगे, ये जो है ये जीवन की आवश्यकता है। ये भौतिकता से पूरी नहीं होती, अप टू एन एक्सटेंट भौतिकता का इसमें रोल है। मतलब अगर मेरे घर में खाना ही नहीं होगा तो मुझे परेशानी होगी, लेकिन काफी बार क्या देखते हैं, खाना वाना तो रहता है फिर भी परेशानी रहती है, राइट। तो सामाजिकता जो है, अखंड समाज जो है, वो शरीर और जीवन दोनों की आवश्यकताएं, बौद्धिकता और भौतिकता इसका संयुक्त रूप है। यही हमको जो है ये सामाजिकता क्या है इसकी तरफ इशारा कर रहा है। अखंड समाज क्या होगा, तो समाज के नियमों में भी, मतलब कई बार जैसे हम लोग स्कूल में थे, तो वो एक वो ऐसे वगैरह, निबंध वगैरह लिखने के लिए दे देते हैं ना, कि यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो क्या करता, या कुछ इस तरह के वो आते हैं। तो मेरे को लगता है कि अब जो है मैं बड़ी क्लियरली देख पाता हूँ कि अगर हम किसी सीनियर पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में हैं और अगर हमें लगता है कि भाई हाँ, मैं कुछ चीजें मेरे नियंत्रण में है, तो क्या क्या ध्यान रखूंगा। तो जहां जहां पर मेरा प्रभाव क्षेत्र है, जो कि कम से कम अपने अपने परिवार में तो है ही, तो भौतिकता के साथ साथ बौद्धिकता की तरफ भी ध्यान जाएगा। तो परिवार में भी सामाजिकता आएगी, तो परिवार में भी बड़ा असामाजिक कार्यक्रम बहुत जगह पे ऐसा होता हुआ भी दिखता है भैया। हम्म
ना। तो परिवार भी समाज का एक छोटा रूप ही है, या दूसरे शब्दों में कहें तो समाज जो है परिवार का ही विस्तार है। तो परिवार जो है इट इज द प्रैक्टिसिंग ग्राउंड ऑफ वैल्यूज, ऐसा बाबा जी ने कहा है। परिवार जो है वो मूल्यों की अभ्यास स्थली है। तो हम परिवार में जो कुछ लोग रह रहे हैं, ये बौद्धिकता और भौतिकता के संयुक्त रूप के साथ में अच्छे से रह पाए, ये जब हम एविडेंस के रूप में देख पाते हैं, घर में मेहनत करते हैं 10 साल और ऐसा निकल कर आता है, तो विश्वास बनता है कि भाई हाँ ये और जगह पे भी ऐसा ही हो सकता है, और लोग चाहते भी हैं कि ये हो, बस उनको करना नहीं आ रहा है। तो जहां से भी मार्गदर्शन मिलेगा लोग लेंगे उसको, ये बिल्कुल अपने में क्लियर होता है। सामाजिकता का अभिप्राय यहाँ पे व्यवस्था में भागीदारी से भी है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो व्यवस्था है क्या? पहले तो दो शब्द आते हैं भैया, विधि और व्यवस्था, है ना। हम मानव व्यवहार दर्शन पढ़ रहे हैं, तो विधि, व्यवस्था, संस्कृति, सभ्यता, ये 4 शब्द आते हैं बार बार। तो जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो जो अस्तित्व सहज विधि के अनुसार होंगी तो वो व्यवस्था होगी, नहीं तो वो अव्यवस्था होगी। ठीक है। तो अस्तित्व सहज विधि क्या है? मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। शरीर की भी आवश्यकताएं पूरी करनी है, जीवन की भी आवश्यकताएं पूरी करनी है। तो जब व्यवस्थाएं इस विधि से अलाइंड होंगी तो वो सही व्यवस्था है। अभी जो है, अभी जिन भी हम व्यवस्थाओं की बात करते हैं उसको हम अव्यवस्था के रूप में इसीलिए पहचान पाते हैं क्योंकि वो विधि के अनुरूप व्यवस्थाएं नहीं है ना। जो अस्तित्व की विधि है उसके अनुसार नहीं है, सिर्फ भौतिकता की तरफ चल रहा है। भौतिकता की तरफ चलने से अधूरा ही। जी भैया। आगे देखें। अगला सूत्र है, ह्रास या विकास की ओर गतिशील ना हो ऐसी कोई इकाई जड़ चैतन्य चैतन्यमक प्रकृति चैतन्यात्मक चैतन्यात्मक प्रकृति में नहीं है। तो इसमें भी जो इशारा कर रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग भी जो है उसको अगर क्लियरली इस चीज का आइडिया नहीं हो कि मुझे ये जो संस्कार पक्ष, जो बौद्धिक पक्ष है ना, जो जागृति वाला पक्ष जो है, इसकी तरफ काम करना है, उसी को विकास कह रहे हैं मतलब यहाँ पर। तो अगर विकास का आइडिया नहीं रहता, अगर जिंदगी के कार्यक्रम में रडार स्क्रीन पे विकास नहीं है, तो फिर आदमी का क्या होगा? तो कह रहे हैं कि हर इकाई या तो ह्रास की तरफ जा रही है या विकास की तरफ जा रही है, मतलब या प्रोग्रेस हो रहा है उसमें और या डिटीरियोरेशन हो रहा है। ठीक है। तो अगर हमें पता नहीं है कि हमें प्रोग्रेस करना है और हमारा प्रोग्रेस नहीं हो रहा, तो देन वी आर बाउंड टू गो टू डिटीरियोरेशन। तो एक्चुअल में मानव जाति के साथ में यही हो रहा है, क्योंकि सारा का सारा विकास जो है ये बौद्धिकता के अंतर्गत है। बौद्धिक के नियंत्रण में भौतिकता है ना। तो बौद्धिक क्षमता का भी पूरा रियलाइजेशन हुआ नहीं है, 4.5 क्रिया में जी रहे हैं, तो उससे करने जाते हैं तो गलती हो रही है। तो वो ह्रास की तरफ जा रहे हैं क्योंकि विकास की डायरेक्शन का क्लियरिटी नहीं है। विकास होना है चैतन्य पक्ष का, इसकी भी क्लियरिटी नहीं। ये इतनी बात रख रहे हैं भैया यहाँ। संजय भैया थोड़ा सा अभी भी क्लियर नहीं हो रहा, बताइए। इसमें ये कह रहे हैं ह्रास और या विकास की ओर गतिशील ना हो ऐसी कोई ऐसी कोई इकाई जड़ चैतन्य में प्रकृति में नहीं। अच्छा, तो कह रहे हैं कि हर कोई जड़ या हो या चैतन्य हो, वो या तो ह्रास की तरफ है या विकास की तरफ। दोनों नेगेटिव्स निकाल लीजिए। तो इसी सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हैं कि अस्तित्व की हर जड़ चैतन्यात्मक इकाई प्रकृति की ह्रास या विकास की ओर गतिशील है।
ठीक है, तो इसको हम उससे कैसे जोड़ें जब हम ये कहते हैं कि जो नियम है वो मध्यस्थ है, हर चीज जो है वो मध्यस्थ की तरफ अग्रसर है। हाँ, इसको कैसे कनेक्ट कर पाए? तो भैया जो जड़ संसार है ना, जड़ संसार में परंपरा ही मध्यस्थ है ना। जड़ संसार में इकाइयां मध्यस्थ नहीं है। मतलब जैसे जैसे हमारा शरीर है, शरीर जड़ जड़ इकाई है ना। जीवन चैतन्य इकाई है। तो हमारा शरीर हमेशा बना रहेगा ऐसा कोई नियम नहीं है। या मेरे घर के बाहर एक पेड़ लगा हुआ है, वो पेड़ हमेशा लगा रहेगा ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन लेकिन अस्तित्व में पेड़ लगे रहेंगे, अस्तित्व में जो प्राणावस्था है वो रहेगी, और ज्ञानावस्था है, मानव है, ये रहेंगे। तो इकाई के रूप में निरंतरता नहीं है, लेकिन परंपरा के रूप में निरंतरता है। मतलब इस धरती पर 5000 साल पहले भी मानव था और आज भी मानव है। यही यही जड़ इकाई में मध्यस्थता है। जी, ठीक है। तो हम फिर अपने जीवन में मध्यस्थता को कैसे हाँ कैसे लाएं? हाँ, तो एक तो ना भैया, थोड़ा सा मैं बार बार सुनता हूँ आपको, तो मेरे को डाउट आ रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ना ये जीवन शब्द को कैसे यूज करते हैं अभी। मतलब आपने जहां भी जीवन यूज किया ना, मैं अगर होता तो मैं वहां पर जिंदगी बोलता। जिंदगी मेरे लिए आई थिंक दोनों चीजें एक हैं, हाँ, जीवन और तो जिंदगी। मुझे मुझे जी। ऐसा ही लगा, इसलिए मैंने रखा। तो हम्म मैं अपनी जिंदगी में मध्यस्थता कैसे लाऊं, मतलब ये एक सवाल बनता है। और मैं अपने जीवन में मध्यस्थता कैसे लाऊं, तो जीवन मतलब मैं शरीर हूं, शरीर और जीवन का संयुक्त रूप हूं। मेरा जीवन मेरे शरीर को चला रहा है। तो जो ये यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन में भैया, जीवन शब्द जो कह रहे हैं ना, ये हम्म एक एंटिटी हम्म, है ना। जैसे कि परंपरा में जैसे आत्मा बोला गया जी। है ना, तो आत्मा शरीर के साथ में रहती है तो शरीर जीवित रहता है, ऐसा हमारे को मोटा मोटा सा बताया गया। आत्मा शरीर को छोड़ के चली गई तो जीवन मृतक हो गया, ऐसा ऐसा हम बोलते हैं। तो जिसको आप आत्मा अभी तक पहचान के चल रहे थे शब्द रूप में, यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन में कहा कि मानव सिर्फ शरीर नहीं है, शरीर के अलावा भी कुछ और है जो अभौतिक है, नॉन फिजिकल है। उसको बोला, उसको आत्मा नहीं बोला, उसको जीवन बोला। और वो जीवन क्या है? मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, है ना। इस तरह से एक जीवन एटम के रूप में बताया गया है ना। तो ओके। जब आप कह रहे हैं कि मैं मध्यस्थता कैसे लाऊं, आप उस जीवन एटम में मध्यस्थता लाने की बात कर रहे हैं या जिंदगी में मध्यस्थता लाने की बात कर रहे जीवन जो आपने अभी जो बताया कि जिसके इतने सारे वो हैं। हैं? मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा। जी। हाँ, तो इसमें मध्यस्थता लानी हम्म है ना। तो इसमें मध्यस्थता का मतलब भैया वही है कि इसमें 10 क्रियाएं होने की पोटेंशियल है, लेकिन हम लोग मोस्टली सिर्फ 4.5 क्रिया में जी रहे हैं, है ना। तो एक बार हमारा ध्यान जाता है इस तरफ, तो ऐसा पता चलता है कि इस 4.5 क्रिया की को 10 क्रिया तक ले जाने का पोटेंशियल मुझ में है, और मैं इसको कर सकता हूं। तो जैसे ही मैं उस रास्ते पे चलता हूं एंड एट सम पॉइंट उस डेस्टिनेशन पे पहुंचूंगा, उसी को मध्यस्थता कह रहे जी भैया। है ना। तो वो जीवन में विकास हुआ, चैतन्य में विकास जो है वो हुआ। शरीर में विकास भी होगा और ह्रास भी होगा। शरीर पैदा हुआ है, 10-20 साल तक बड़ा होगा, फिर 20 साल से 60 साल तक बना रहेगा, फिर कभी एंड में जाके उसमें कुछ डिटीरियोरेशन आएगी और फिर वो नष्ट हो जाएगा। हम्म तो अस्तित्व में कोई नियम नहीं है कि शरीर में हमेशा विकास होता रहे, जी। लेकिन चैतन्य में हमेशा विकास होता रहे, ऐसा ऐसा पोटेंशियल है। अगर हम चाहें तो वैसा करेंगे, नहीं चाहेंगे, इग्नोरेंट होंगे तो नहीं करेंगे। हम्म तो जैसे आपने बताया कि चैतन्य में भी पोटेंशियल है हिरास का, तो फिर अगेन कमिंग बैक टू मध्यस्थ,
तो जब पोटेंशियल है हिरास का, तो फिर मध्यस्थ को कैसे हमेशा मेंटेन किया कर पाएंगे, इस पर थोड़ा सा भैया विचार जैसे में। कि जैसे कि किसी को मालूम कि जैसे कि हमें मालूम है कि भैया एक्सेसिव स्मोकिंग या एक्सेसिव ड्रिंकिंग से शरीर खराब हो जाता है, ऐसा कह सकते हैं? हम्म। क्या ऐसा सबको मालूम है? सबको मतलब बच्चे को नहीं मालूम है? बड़ों को, सब बड़ों को मालूम है? मैं समझता हूँ मालूम ही है। तो फिर कोई भी व्यक्ति जो है वो एक्सेसिव ड्रिंकिंग और एक्सेसिव स्मोकिंग नहीं करता होगा? करते हैं, उसके बाद भी करते हैं, जानने के बाद भी करते हैं। बस बस, है ना? तो बेसिकली क्या है कि मैं अपने शरीर को भी ठीक रख सकता हूं लेकिन अज्ञानवश खराब कर देता हूं। हम्म यही बात हो गई। हम्म इसी तरह से मैं अपने जीवन को भी विकास कर सकता हूं लेकिन अज्ञानवश जो है वो विकास नहीं करता हम्म ना। तो अपने आसपास देखें तो भैया कई बार ऐसे केसेस दिख जाते हैं, जितना हम इस चीज को प्रोब करें, जितना हम इसको बारीकी से देखें, तो कई बार ऐसा लगता है अब जब मानव व्यवहार का हम अध्ययन करते हैं कि कई लोगों की जिंदगी जो है वो अच्छे आचरण के साथ में शुरू होती है। ऐसा लगता है कि 15, 20, 25 साल की उम्र तक जो हमने उनको देखा था, इनमें एक ह्यूज पोटेंशियल था, लेकिन कहीं पे आगे के 20-25 साल तक जाते जाते वो रास्ता भटक गए। हम्म राइट? तो पोटेंशियल था लेकिन ध्यान नहीं दिया, तो क्या हो गया, ये मैं अब हाईलाइट कर रहा हूं यहां पर, डिटीरियोरेशन। ठीक है? तो डिटीरियोरेशन होना या प्रोग्रेस या डेवलपमेंट होना, ये इशारा कर रहे हैं कि भैया ये चैतन्य वाला पार्ट 100% हमारे हाथ में, जड़ वाला पार्ट 100% हमारे हाथ में नहीं है। हम कुछ कुछ अपने शरीर का ध्यान रख सकते हैं, लेकिन शरीर की एक आयु रहती है, उस आयु के बाद में शरीर का विरचित होना निश्चित है, वो नियम है। ठीक है? लेकिन जीवन विरचित नहीं होता है। ठीक है? तो जो विरचित होता है हमें उस पे फोकस करना है, या जो विरचित नहीं होता है उस पे फोकस करना है? परमानेंट चीज पे काम करना है या ट्रांजिशनरी चीज पे काम करना है? जी जी, बहुत अच्छा आपने रखा। जीवन विरचित तो नहीं होगा, लेकिन जीवन में जागृति अभी भी संभव है, तो वो गति की तरफ तो है, मतलब विकास की तरफ तो है, सॉरी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जो सम विषम और मध्यस्थ बोलते हैं ना भैया, सम है ही वो। सम मतलब मध्यस्थता की ओर गति। तो ओके। हम और आप, मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ या हम इस ग्रुप में जितने भी लोग बैठे हैं इस टाइम पे, हम सबका क्या हो रहा है अभी कि हम हम प्रोग्रेस की ओके। तरफ बढ़ रहे हैं। जी जी। ये सम की कैटेगरी में आता है। सम मतलब प्रोग्रेस की तरफ बढ़ना, विषम मतलब डिटीरियोरेशन की तरफ बढ़ना। हम्म समझ में आ गया जी। मध्यस्थ जो है वो जब हम की जब हम विकास कर रहे होंगे, तो हम मध्यस्थ की तरफ पहुंच रहे हैं बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल, मध्यस्थ की ओर गति ओके। है ना? तो ये धीरे धीरे करके ये सम विषम मध्यस्थ हम कह किसको रहे हैं, ये भी हमारा एक क्लियरिटी बनती है। जी जी भैया। ठीक है? अभी मैंने देखा भैया कि 8 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, तो बात तो सिर्फ हम दोनों ही करते जा रहे हैं। मेरे को सिर्फ ऐसा लग रहा है कि बाकी लोग ऐसा ना समझे कि सेशन हाईजैक हो गया है, तो है ना? बिल्कुल तो नहीं भैया, बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक सबके क्वेश्चन आंसर्स आप आंसर कर पा रहे हैं, इसलिए कोई बोल नहीं रहा। हाँ नहीं, लेकिन ठीक है, फिर भी मेरी तरफ से ऐसा लगा कि मैं क्लियरली रख दूं कि मैं एक्नॉलेज कर रहा हूं कि और भी पार्टिसिपेंट्स हैं, एंड दे आर वेलकम टू आस्क क्वेश्चंस, है ना? जिसके मन में जो प्रश्न आए वो रखते चले साथ साथ, प्लीज। मैं तो बहुत ही ज्यादा इरेगुलर हूँ, कभी सुनती हूँ कभी नहीं सुनती हूँ, मैं इसके लिए क्षमा मांगती हूँ। कोई बात नहीं, कोई नहीं जो दीदी, भी ठीक है। जब भी सुनती हूँ बहुत प्रभावित होती हूँ, और आधी बात समझ में बहुत कम समझ में आता है, लेकिन जो आ रहा है वो क्लियर है। जो आज ठीक है, आपने बताया वो सब बातें बिल्कुल क्लियर आ रही हैं। बढ़िया दीदी, बहुत अच्छा है। बढ़िया। और सुविधा पे अंतर, हाँ और जी, जीवन में और शरीर के अंदर अंतर क्या है, बहुत हाँ अच्छी जी, तरह से कहा। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। धन्यवाद।
और मैं देख रहा हूँ मतलब अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं तो इनमें एक नया नाम मेरे को दिख रहा है, अंकिता जी हैं। ये अंकिता जी आप कौन, आपसे परिचय नहीं हुआ, अगर आप अनम्यूट करके बता दें तो अच्छा रहेगा, हम सबका परिचय हो जाएगा। अंकिता जी। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अंकिता जी शायद शैलेंद्र भैया की वाइफ है। अच्छा, ओके ओके, तो शायद। शैलेंद्र भैया या उनकी वाइफ वो ज्वाइन किए होंगे इस टाइम पे, फोन पे आज इधर उधर हो गए होंगे थोड़ा, इसलिए अनम्यूट नहीं कर पा रहे। कोई हो नहीं, सकता है, हो ठीक सकता है, है। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक हमने एक्सपेरिमेंट किया आज, है ना, कि ये जो है हमने आगे की एक पुस्तक ले ली ताकि हमारा जो मेन फ्लो है वो हमारे बाकी साथी भी आ जाएंगे तो अगले सैटरडे से चलाएंगे। तो ये ठीक चल रहा है, ऐसा ऐसा मतलब इसको कंटिन्यू करें क्या? मतलब कुछ और सजेशन हो तो वैसा भी कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट किया था आपके साथ में, तो हमने 8 सूत्र जो है वो थोड़े डिस्कस कर लिए पिछले 1 घंटे में। बढ़िया ऐसे चल ही, रहा है भैया, हाँ जी, बढ़िया चल रहा है भैया। बढ़िया ही चल रहा है, ऐसे ही चलाएं। ठीक है ना, कुछ और सुझाव हो किसी का तो वो भी दीजिए, मतलब आई एम ओपन टू, आई एम फ्लेक्सिबल बेसिकली, जैसे आप कहेंगे वैसे चला सकते हैं। नहीं नहीं, बढ़िया भैया। देखिए अल्टीमेटली तो बाबा जी ने सारी बुक्स को हर डायमेंशन से कवर किया है। हम्म डायमेंशंस तो कोई भी आप पकड़ लें वो बढ़िया ही रहता है। बढ़िया, हर चीज जा तो वही कोर पॉइंट पे रही है, ठीक है, जीना क्यों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं रजत भाई। जी भैया। तो नवा जो सूत्र है वो है, धर्म का प्रत्यक्ष रूप ही सामाजिकता है। बड़ी सिंपल सी लेकिन बड़ी गहरी बात है ना? तो जितना धर्म का फैलाव हो उसके साथ साथ शांति, सामाजिकता, युद्ध विहीनता, ये सब कुछ हुआ होता तो ऐसा लगता कि लोग धार्मिक भी हुए हैं। ठीक है, लेकिन मतलब देखने में काफी बार ऐसा आता है कि काफी सारे तो युद्ध और सोशल डिसहार्मनी जो है वो उसके रूट में धर्म ही है। धर्म की व्याख्या भी अलग अलग जगहों पे मतलब धर्म एक ऐसा शब्द है जिसको कि बहुत ज्यादा कहना चाहिए हमारे हमारी जो कन्वेंशनल जो वेद पुराण है उसमें उसको रखा गया है, और वो बहुत ही हाई पेडिस्टल पर रखा गया है। और आई थिंक इसकी समझ नहीं बन पाती है एक जनमानस में कि धर्म, एक्चुअली धर्म को रिलीजन से जोड़ा जाए या धर्म को अपने क्रियाकलापों से जोड़ा जाए या धर्म को व्यवस्था से जोड़ा जाए। तो मतलब यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन में धर्म कह रहे हैं मानव धर्म ही धर्म हम्म। है ना। बाकी आप धर्म की बात बहुत कुछ करते हैं और मानव धर्म नहीं समझ में आया है तो फिर क्या है वो उसको खुद ही देख लिया जाए। धर्म स्वभाव, इस पर भी थोड़ा सा बताएं कि धर्म कैसे स्वभाव से अलग है। तो भैया यहाँ पर जो है वो मध्यस्थ दर्शन में ऐसा बोला गया कि हर इकाई जो है वो अपने रूप गुण स्वभाव धर्म के साथ साथ है। हम्म। ठीक है, हर इकाई का रूप डिस्टिंक्ट होता है। जैसे कि हम्म। आप रजत राठौर जी हैं और मैं संजीव चोपड़ा हूं, हम दोनों का रूप अलग अलग है ना, इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं आती है। तो अस्तित्व में 4 अवस्थाएं हैं, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। मानव जो है वो ज्ञान अवस्था में आता है। तो किसी भी अवस्था में बहुत सारी इकाइयां रहती हैं और वो सारी इकाइयों का रूप अलग अलग रहता है। लेकिन धर्म एक अवस्था की सब इकाइयों में एक जैसा है। हम्म। मानव सुख धर्मी है, ऐसा मध्यस्थ दर्शन में बोला कि मानव कोई भी हो, कभी भी हो, है ना, कहीं भी हो,
मानव सुख ही चाहता है। 5000 साल पहले भी सुख चाहता था, आज भी सुख चाहता है, इंडिया वाला भी सुख चाहता है, पाकिस्तान वाला भी सुख चाहता है। तो धर्म जो है वो मतलब एक अवस्था की सब इकाइयों में अलग अलग रहता है, मतलब एक रहता है, सॉरी अलग अलग नहीं रहता, एक ही रहता है एक अवस्था में। अब उसके बाद में स्वभाव जो है, स्वभाव में एक साम्यता रहती है, लेकिन स्वभाव में हल्का फुल्का सा जो है ना वो हमको वेरिएशन दिखता है। जैसे मानव स्वभाव में हमको बताया गया कि मानवीय स्वभाव 6 है, वो 6 आप बताइए अब। स्वभाव ये दीनता, हीनता, क्रूरता, हाँ, इससे दीनता हीनता क्रूरता अमानवीय स्वभाव है। जी जी है ना, है तो वो भी रूप में तो मानव है, लेकिन अभी वैसे आचरण में अमानव है, तो उसका हो गया दीनता हीनता क्रूरता। और फिर उसके बाद में मानवीयता में 6 आएंगे, वो कौन से हैं? वीरता, धीरता, धीरता से शुरू होता है, सॉरी धीरता धीरता, वीर वीरता, उदारता, उदारता, धीरता वीरता उदारता, और आगे 3 और आते हैं। दया, कृपा, करुणा। बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, तो ये एक रेंज है स्वभाव की। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम मध्यस्थ दर्शन को पढ़ना शुरू करते हैं तो मध्यस्थ दर्शन ही हमको इतना मटेरियल देता है कि हम अपने आप को प्लेस कर पाए कि मैं कहां पर हूं। सबसे पहले मैं मानवीय वाले आचरण तक पहुंचा भी हूं, या अभी मैं मानवीय तक पहुंचा नहीं हूं, लेकिन मानवीय तक पहुंचने की मेरी रुचि है, मेरी टेंडेंसी है, मेरी मेरी मेहनत है। ठीक है, तो इस तरह से जब हम देखते हैं तो स्वभाव में हमको एक रेंज दिखती है, हमको एक वेरिएशन दिखता है। धर्म में कोई वेरिएशन नहीं है, धर्म सबका एक जैसा है। धर्म को बोलते हैं कि आप उस इकाई से उसको अलग नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक इसको हो ऐसे भी देखा जाता गया। है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ तो मानव मध्यस्थ दर्शन धर्म में जो भी है। है, हाँ जी हाँ, आप मतलब मैं मध्य दर्शन की ही से हाँ ही ले रहा हूँ इसको। हाँ, तो मानव धर्म एक अपना है जो को मानव से अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन बिल्कुल। मानव एक्चुअली उस धर्म तक पहुंचा नहीं है हाँ बिकॉज ऑफ अज्ञानता। ऐसा हाँ ऐसा समझे? बिल्कुल, तो इसको जो अलग नहीं किया जा सकता उसको इस भाषा में कह सकते हैं कि मानव से सुखी होने की आशा अलग नहीं की जा सकती। ओके मानव है तो सुखी होना ही चाहता है ना। आप एक मानव है और उसमें से सुखी होने की आशा हटा दो, ऐसा नहीं हो सकता। है ना, तो उसको उससे अलग नहीं किया जा सकता। तो ये तो जी एक भाषा में आ गया। फिर दूसरा ये काम होता है कि सुख होता क्या है, तो सुख को समझा जाए। है ना, तो अभी तक भ्रमवश क्या हुआ कि सुविधाओं को सुख मान लिया गया, शरीर से सुखी होने की कोशिश की गई। है ना, तो फिर ऐसा पता चला रहा इससे तो सुखी हुए नहीं, तो परंपरा में बड़े सारे इस तरह के जो है वो कार्यकलाप हुए। तो यहाँ पर कह रहे हैं समाधान ही सुख है, मतलब जनरल भाषा में कहें तो समझ ही सुख है। समझ के बिना आदमी सुखी नहीं हो सकता। तो समझ होती है तो ये पता चलता है कि मेरे को इंटेलेक्चुअल फुलफिलमेंट भी चाहिए एंड मटेरियल फुलफिलमेंट भी चाहिए। है ना, तो फिर दोनों को हम अच्छे से देख पाते हैं, और फिर दोनों के लिए हम अपना लाइफ का प्रोग्राम बनाते हैं, अपनी फैमिली का प्रोग्राम बनाते हैं। जब इसकी क्लैरिटी नहीं होती है तो काफी सारा कार्यक्रम जो है वो मेटीरियलिज्म की तरफ बनता रहता है। चाहना जो है वो इसकी इंटेलेक्चुअल वाली समझ वाली साइड की रहती है, लेकिन कार्यक्रम इसकी तरफ का नहीं रहता है, ये गैप रहता है। जी भैया। और यहाँ पर धर्म को व्यवस्था से जोड़ा गया है या सामाजिकता से जोड़ा है। हाँ बिल्कुल ना? बिल्कुल जी बिल्कुल। है ना, तो वो जो है वो मतलब वो हमारा जीना 4 स्तर पर है। मैं इंडिविजुअल के लेवल पर जीता हूँ, परिवार के लेवल पर जीता हूँ, समाज के लेवल पर जीता हूँ, और प्रकृति के लेवल पर जीता हूँ। और मैं चारों में हारमोनियसली जीना चाहता हूँ। है ना, तो मैं ठीक से जी रहा हूँ, मेरी फैमिली ठीक से जी रही है, ये अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। अगर बाकी सारी की सारी दुनिया मिलके पॉल्यूशन कर रही है और बाहर आतंकवाद है तो मैं सुखी नहीं हो सकता। इस चीज को हम क्लियरली देख सकते हैं।
ठीक है, तो मैं हारमोनियसली चारों लेवल्स पर जीना चाहता हूं। तो इन चारों लेवल्स पर हारमोनियसली जीने के लिए सिर्फ मेरा अकेले का समझदार होना काफी नहीं है, ये समझदारी की एक परंपरा बनने की आवश्यकता है। तो फिर मेरे कार्यक्रम जो है वो जिंदगी का, उसमें इस परंपरा का भी एक, इस तरफ भी एक एफर्ट करना है, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। जी भैया। है ना, बाकी जगह के ऊपर जो मतलब जो हम देखते हैं ना कि लोगों को मतलब वो पैसे देके धर्म परिवर्तन और ये और वो वाले, वो जो कुछ भी है, यहाँ पर बात ये की जा रही है कि भैया सबका सबका समझदार होना आवश्यक है। अब ये वाली बात जो है ये तो करने से ही होगी, मतलब बिना किए तो अभी तक नहीं हुई थी, है ना। तो समझ क्या है, इसके बारे में कोई कंटेंट होना चाहिए। तो हमको लगा कि हमारे पास में कंटेंट है, हम इसके ऊपर बात करके देखेंगे। और डेमोक्रेसी है भैया, सबके पास में सारी ऑप्शंस हैं, जिसको जो ठीक लगता है वैसे समझ सकता है। तो विश्वास ये बनता है कि भैया ये बात ठीक है और ठीक तरह से रखी जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि स्वीकार ही ना जाए। जी भैया। किसी और का कोई प्रश्न हो तो रखें प्लीज। बढ़िया चल रहा है भैया। दसवां सूत्र है यहाँ पर, शरीर विचार नहीं है, यह विचार को प्रसारित करने का माध्यम है। इस निष्कर्ष से विचार शरीर से अतिरिक्त है और यही चैतन्य है। ये मेरे को बहुत बढ़िया लगता है बाबा जी का, कि एक लाइन में जो है ना, मतलब इतनी क्लियरली जो है लॉजिकली, जैसे मैथमेटिक्स की थ्योरम प्रूव करते हैं उस तरह से जो है वो प्रूव करते हुए रख दिया। अदरवाइज चैतन्य क्या है, इसी के ऊपर लोग लंबी लंबी बात करते हैं। यहाँ पर 2 सेंटेंस में जो है वो चैतन्य क्या है वो रख भी दिया और प्रूव भी किया। ठीक लग रही है बात? जी भैया। हाँ जी। इस निष्कर्ष आगे का सूत्र है, मानव के लिए जितना उन्नात्मक उन्नत और अवकाश, सॉरी मानव के लिए जितना उन्नताश नहीं बोल पाऊंगा। उन्नत अब अवकाश, उन्नत अवकाश है, उतना ही पतन के लिए भी अवकाश है। तो जितना ऊंचा जा सकते हैं उतना ही पतन के लिए नीचे भी है। ये भी ठीक लग रहा है। जी भैया। ज्यादातर लोग ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं या नीचे जाते हुए दिख रहे हैं? है ना, ये देख लिया जाए अपने में, मतलब क्योंकि फिर जी एकदम से बड़े सारे सवाल साथ के साथ में जुड़ते हैं कि अगर ज्यादातर लोग ऊंचे जाते हुए या आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं तो इसका मतलब मानव जाति आगे बढ़ती हुई दिखनी चाहिए। तो ये जो आगे बढ़ती हुई मानव जाति है, जो समझदार होती हुई मानव जाति है, ये समझदार लोग धरती को बर्बाद कर रहे हैं या नासमझ लोग धरती को बर्बाद कर रहे हैं? तो धरती बर्बाद हो रही है कि नहीं हो रही, उसको बर्बाद करने वालों की संख्या बढ़ रही है या उसको प्रोटेक्ट करने वालों की संख्या बढ़ रही है ना? फिर ये सारे सवाल एक दूसरे से लिंक होते हुए आते हैं। तो एकदम से लगता है कि ये मिलजुल के काम तो काफी कुछ खराब हो रहा है, तो मतलब उसको देख लिया जाए अपने में। जी, जिंदगी के लेवल पे देखा जाए तो मानव में उन्नति हुई है। अगर हम आदि मानव से लेके आज तक की बात करें, हमारा लाइफ स्टाइल भौतिकता के लेवल पे, बिल्कुल। लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट है वो ये है कि हमने जो है उसका साइड इफेक्ट है कि हम अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको हम बर्बाद कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं बर्बाद? क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं है,
तो क्या ज्ञान नहीं है? ज्ञान हमें इस बात का नहीं है कि समन्वय कैसे बनाया जाए नेचर के साथ, और हम जो है हम हमारी जो सोच है वो छोटी है। ये घूम फिर के बात हो जाती है, ये कहीं नहीं पहुंचती। टाइम होने वाला है, मैं रखता हूँ इसको दोबारा से, थोड़ा सा फिर आप सोचना इसको कल तक, क्योंकि ये घर पे करने वाला काम है भैया। जी। मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है, या मानव जड़ और चैतन्य का संयुक्त रूप है, ऐसा मध्यस्थ दर्शन बार बार कह रहा है। और आपको ठीक लग रही है बात? हम जितने साथी जुड़े हुए पिछले 1 साल 6 महीने से, ठीक लग रहा है? आप जब कॉलेज गए थे, जब आप पढ़े थे, तो कौन सी क्लास में यह बताया गया था कि मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप? कहीं पर भी नहीं बताया। स्कूल में बताया गया था? नहीं। हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इनको बताया जा रहा है क्या? नहीं, नहीं बताया। बस ठीक है। तो तो अच्छा, मैं, हाँ जी, स्कूलों में सब जगह पर बच्चों को अच्छा बनने की सीख तो दी जाती है। हाँ, लेकिन वो अच्छा बनना कैसे है, मतलब वो इसकी बात नहीं हो रही है, क्योंकि सीख दी जा रही है, मतलब बोला जा रहा है। जैसे बच्चों को बोला जाता है सदा सच बोलो, हमें भी बोला जाता था, ठीक है, लेकिन ये बोलने से लोगों ने सच बोलना शुरू कर दिया, दीदी ऐसा तो नहीं हुआ? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो अभी हम कह क्या रहे हैं भैया कि मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है, अस्तित्व भौतिकता और अभौतिकता का संयुक्त रूप है। ये जब तक नहीं समझ में आता, तब तक गलती से भौतिकता की तरफ ही ज्यादा इंपॉर्टेंस जाती है, क्योंकि भौतिकता दिखती है। ठीक है, तो बिल्कुल समरी में कहें भैया कि मैं शरीर और जीवन का संयुक्त रूप हूं, या मैं जड़ और चैतन्य का संयुक्त रूप हूं, ये हमको स्कूलों में, कॉलेजेस में, हमारी तमाम पढ़ाई में हमको नहीं पढ़ाया गया। और कभी कभी अगर कहीं पे मंदिर गुरुद्वारे में या हमारे बुजुर्गों ने हमको कुछ ऐसा बोल दिया, तो वो सिर्फ बोल दिया, हमारे को लॉजिकली नहीं कन्विंस कर पाए कि मैं शरीर और जीवन का संयुक्त रूप हूं। ऐसा कह सकते हैं, है ना? तो हमारे तक बात पहुंची, लेकिन हमें समझ में नहीं आई। और ये सारी गलतियां इसीलिए हो रही हैं, इसीलिए भौतिकता की तरफ जो है वो ज्यादा अटैचमेंट या ज्यादा प्रवृत्तियां जो दिख रही हैं हमको मटेरियलिज्म की तरफ, क्योंकि मटेरियल तो दिख ही जाता है, 4.5 क्रिया में मटेरियल ही दिखता है। तो हमें एज पेरेंट्स और अगली पीढ़ी को गाइड करने का जो मेन पॉइंट है ना भैया, मैं सिर्फ शरीर नहीं हूं, ये मूलभूत ज्ञान है। मैं शरीर और जीवन का संयुक्त रूप हूं। और ये जो हमारे शिविर होते हैं, इसको जीवन विद्या शिविर बोलते हैं। ये जीवन विद्या शिविर भी इसीलिए बोलते हैं कि ये जीवन की क्लैरिटी हो जाए, जीवन की विद्या हमको मिल जाए। ये शरीर के अलावा क्या हूं, शरीर और जीवन हूं, तो ये जीवन क्या है, इसकी क्लैरिटी हमको मिल जाए। ये वाला एजुकेशन का पार्ट है। ये बच्चे को बड़े होते टाइम पहले 15-20 साल में बड़ी आसानी से बताया जा सकता है। ये नहीं होता तो गलतियां होती ही है। ये है भैया, बिल्कुल, अगर ब्रीफ में 2-3 मिनट में बात करें, मतलब मैं इसको ऐसे देखता हूं। तो मतलब जब मेरे को ये क्लैरिटी बनी और इतनी स्पष्टता से बनी और बन गई जल्दी, बनी जल्दी बोले तो, मतलब बात सुननी शुरू की तो 1 आध साल में ही लगा कि हाँ भैया ये तो काफी गहरी सी बात है। तो फिर ऐसा लगा कि भैया ये वाली बात जो है अगर अगली पीढ़ी से नहीं की गई तो हम तो काफी अन्याय कर रहे हैं। मतलब ये बोलने की बात नहीं है सिर्फ, है ना, कि मैं मंच पे खड़ा हो गया और भाषण दे दिया और यूट्यूब पे आ गया, है ना, लोगों ने देख लिया। ये उस काम के लिए नहीं है। इस ये ज्ञान है, ये ज्ञान मेरे जीने से जुड़ा था। इस ज्ञान को ग्रहण करके मैं और मेरा परिवार अच्छे से जी पा रहे हैं। इट नीड्स टू बी शेयर्ड विद एवरीवन एल्स, बिकॉज सभी परिवार ठीक से जीना चाहते हैं।
तो जो भी उनमें से सुपात्र है, जिनकी अभी टेंडेंसी है इजीली इसको ग्रहण करने की, उन सबके सामने रखा जाए और फिर धीरे धीरे करके ये इंस्टीट्यूशनलाइज भी हो जाएगा। तो सबसे पहले इमीडिएटली जो है अपने छोटे बच्चों के साथ में अपनी क्लैरिटी जितनी बनाते हैं, उतनी आसानी से हम अपने बच्चों से इस बारे में बात कर पाते। बात नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे भी इसी इसी जो है इग्नोरेंस के साथ में बड़े होंगे। अभी हम देख लेंगे हम चाहते क्या है। ठीक हो गया? जी भैया, बराबर है भैया। ठीक है, तो मेरे को लग रहा है कि 4 भी बज गए हैं। तो अच्छा रहा। एक बचा कि छोटा ग्रुप था, लेकिन छोटे ग्रुप में भी मुझे लग रहा है कि काफी अच्छे से 1-to-1 में जो है ना ज्यादा अच्छे से बात होने की पॉसिबिलिटी भी रहती है। तो व्हाट विल डू इज कि मानव व्यवहार दर्शन को हम नेक्स्ट वीक रिज्यूम करेंगे, और कल के लिए अगर आपके मन में कुछ और ख्याल आता है तो वैसे बताइए, कल वैसे कर लेंगे, और अगर कुछ और आपकी तरफ से नहीं आएगा तो हम इसी तरीके से कल आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। जी भैया। ठीक है भैया, थैंक यू। नमस्ते सभी को। नमस्ते। ठीक है, नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्कार। सभी का, नमस्कार। नमस्ते भैया। नमस्ते।